हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आपकी इस चैनल पे तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट से। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की या जीआईसी जीडीसी की, ठीक है, तो वो सारी परीक्षाएं अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं तो उसकी तैयारी आप यहाँ पे इस चैनल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय से हैं, यूजीसी नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 के जो एजुकेशन के आपके पीवाईक्यूज को यहाँ पर फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपका जो, क्योंकि सारा चीज़ एक दिन में तो नहीं हो सकता है, तो आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन भी हो जाए। अभी 8 तारीख को एग्जाम है आपका, 8 दिसंबर को, तो अभी आप जो है इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 जो आपकी एजुकेशनल स्टडीज़ है, ठीक है, उसमें हम कुछ पीवाईक्यूज को देखेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग पूरी देखिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, आपको एक बुक में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे द्वारा बनाई गई बुक्स की लिस्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट, मतलब अगर आपको एक यूनिट पढ़ना है तो एक बुक में कोई भी नहीं कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ली हुई हैं और ये सारे जो पीवाईक्यूज हैं ना, आपके 2019 से 2023 तक के हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, थोड़े नए लगते थे क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ी शब्दावलियों में चेंज करके पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यथार्थवाद दर्शन के अनुसार विषयों का कौन सा समूह पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, यथार्थवाद ने हमेशा से बात की है, यथार्थवाद का जो उद्देश्य था, शिक्षा द्वारा मनुष्य को इस जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, और इसके लिए वो मानते थे कि पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को शामिल किया जाए जिनका जीवन से सीधा संबंध हो। ठीक है, तो उन्हीं को रखने की बात कहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा विज्ञान के लिए फोकस किया, साइंस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और इसके लिए इन्होंने बताया कि विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र इसको पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम क्या है, विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, परस्पर संबंध होना चाहिए, इंटर रिलेट होना चाहिए और उस समय समाज की मांग क्या है इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कला, संगीत, नृत्य, समाजशास्त्र जैसे विषय अनावश्यक हैं क्योंकि वास्तविक जीवन का ये जो है ज्ञान नहीं कराते हैं, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, नक्षत्र विज्ञान, इन विषयों के अध्ययन पर यथार्थवादी बल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यथार्थवादी यथार्थ में जीने की बात करता है। अच्छा, और इस तरह से विज्ञान के विशेष को महत्व देते हैं, विज्ञान विषय को, है ना, और इनका मानना है कि विज्ञान के द्वारा ही अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण द्वारा वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना आवश्यक होता है। तभी इन्होंने विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें पढ़ें ना फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी में, उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करते चलें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिलेबस जो है वास्ट है, इसको हम याद तो कर नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना तो याद को लॉन्ग टाइम याद रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा समसामयिक शैक्षणिक सिद्धांत इस विचार का समर्थन करेगा कि समायोजन का एकमात्र प्रकार जिसे शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए वो सत्य के साथ समायोजन है जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील। इसकी बात कह रहा है कि वो क्या है, यूनिवर्सल है और अनचेंजिंग है, तो इसकी बात होती है शाश्वतवाद में। ठीक है, तो ये इसका शाश्वतवाद ये कहता है कि परिवर्तन में आस्था नहीं रखता है, यहाँ परिवर्तन की बात नहीं होती है, ये यूनिवर्सल होते हैं और अनचेंजिंग होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करना शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक है, शाश्वतवाद की बात हुई। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करने से है। ठीक है, इसमें आपको ये राइट ऑप्शन यहाँ पे छांटने हैं, है ना। तो दर्शन और शिक्षा के संबंध की अगर बात करें तो आपने पढ़ा है ना, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, शिक्षा दर्शन शास्त्र का गतिशील अथवा व्यवहारिक पक्ष हो, मतलब जो शिक्षा है दर्शन शास्त्र का गतिशील, एक डायनामिक एस्पेक्ट की हम यहाँ बात करते हैं शिक्षा के द्वारा, है ना। तो इस तरह से दर्शन के अभाव में शिक्षा क्या है, एक ऐसे जहाज, लंगरहीन जहाज के समान होती है जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है, क्योंकि उसको कोई ड्राइव करने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए दर्शन के द्वारा हम शिक्षा के लक्ष्यों को, पाठ्यक्रम को, है ना, इस तरह बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, तो हम बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। आज की इस वीडियो में क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको थोड़ा सा बताने से वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, उन चीज़ों को यहाँ पर ले रहे हैं। और इनसे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखी है नेट पेपर 2 एजुकेशन करके, तो प्लेलिस्ट में आप वहाँ देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर
दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसी के द्वारा यहाँ पर क्या है, दर्शन के द्वारा ही चीज़ों को यहाँ निर्धारित किया गया है ना। तो इसमें बताएं तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन, शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण मनुष्य की प्रकृति के संबंध में हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का ही है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है आपका, अधिगम ज्ञानार्जन और अभियांत्रिकरण की प्रक्रिया को इंगित करता है। नहीं, शिक्षा को जीवन की तैयारी के बजाय स्वयं जीवन होना चाहिए, है ना। जीवन की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि खुद का कितना आपका जो है परिवर्तन होता है, शिक्षा क्या है ना। तो इस तरह से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, अब देखिए जो अगला आपका ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय को इस प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर देखिए। तो तीसरा जो चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर अवलंबित है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्या ऐसा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर ही है सामाजिक परिवर्तन? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 3-3 का ही ये दिया हुआ है सेट, तो इसमें ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर बार अलग क्वेश्चन, तो इससे संबंधित वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। पूरी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं, क्योंकि ये जो दोनों दर्शन है ना, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इनसे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स पूछे गए हैं जो याद करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है, जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सम्यक शील और सम्यक समाधि, ये तो आपको हिंदी में ही याद करने हैं। ठीक है, सम्यक समाधि के धारण और आचरण से नवीन कार्मिक पदार्थ का आगम अवरुद्ध हो जाता है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? तो ये अवस्था आपकी कहलाती है संवर, है ना। अब ये सारी चीज़ें हम क्योंकि उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इसमें बहुत ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, लेंदी हो जाती है ना। जो चीज़ें आपको बतानी है वो पीछे रह जाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, है ना, बुद्धि की बात हो रही, सम्यक शील आचरण की, और सम्यक समाधि के धारण और आचरण से नवीन कर्मिक पदार्थ का आगम अवरुद्ध हो जाता है, तो ये अवस्था संवर कहलाती है। ठीक है, उसमें सारे ये तत्व जितने आपके बताए गए हैं ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सारे मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, तो संवर क्या है? जैन दर्शन के अनुसार एक तत्व है जिसका अर्थ है कर्मों के आश्रव को रोकना, और इस तरह से 7 तत्व बताए गए हैं, इनमें से ये 4 तत्व हैं। ठीक है, तो सबके जो है शब्दावली को वहाँ पे मैंने अर्थ सहित बताया है। ठीक है, और स्यादवाद, है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, वो आपको वहाँ पर सारे मिल जाएंगे, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें ज्ञान के भेद, जैन दर्शन में जो ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं, इनको कई बार क्रम से लगाने को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और 1-2-3 बार क्वेश्चन आपका आया भी है। तो इसमें देखिए 5 तरीके के होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य। ठीक है, इनके आपको क्रम ऐसे ही याद रखने हैं, ये ऐसे कई बार सीक्वेंस में लगाने को आ जाते हैं। एजुकेशन में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, एनटीए के द्वारा बनाए जाते हैं, वो इतने टफ नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत ईजी होते हैं, आपको उनको क्या है, अगर सीक्वेंस से पढ़ा तो है लेकिन सीक्वेंस नहीं याद है तब भी गलत हो जाएगा, इसके वर्ड्स नहीं पता है, इसका मतलब क्या है, तब भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मति ज्ञान क्या है? ये वो ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, और इसी को हमने क्या कहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। या आप किस में पढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट में भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, ज्ञान, है ना, ज्ञान के जो है साधन कितने हैं, प्रमाण के बारे में बात करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, है ना, लॉजिकल रीजनिंग में सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, है ना, भारतीय दर्शन वहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पर भी आपके लिए काम में आती हैं, है ना। इसे जैन दर्शन में क्या है, साधारण ज्ञान कहा है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। ठीक है, श्रुति ज्ञान क्या है, जो सुन के द्वारा होता है ना, जो लक्षणों, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से होता है, जिसको हम स्वाध्याय के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के द्वारा, है ना। श्रुति ज्ञान सुन के, पहले क्या था प्राचीन समय में, उस समय जो गुरु लोग थे वो क्या करते थे, शिष्यों को प्रवचन मतलब सुना, उपदेश देते थे, तो उनको सुन के कंठस्थ कर लिया जाता था। अवधि ज्ञान वो ज्ञान है जो देश और काल की परिधि से परे होता है, इंद्रियातीत होता है और असाधारण अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पर भी देश और काल की इसमें बाध्यता नहीं होती है, अवधि ज्ञान होता है। मनः पर्याय ये वो ज्ञान है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के मन के भावों को जाना जाता है।
इसमें वर्तमान और अतीत के विचारों भावों को जाना जाता है और इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 कषाय, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कौन कौन से होते हैं। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 4 कषायों की बात की गई है जिनसे मुक्त होना आवश्यक बताया है, ठीक है। तो इसमें 4 कषायों की बात है, ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग वीडियोस को देख लीजिए, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जब वीडियोस आती हैं तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन अब हम लोग पूरा जो है कवर करेंगे, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आपको एक क्विक रिविजन सीरीज दी है ताकि आपकी 10 यूनिट इस तरह से हो जाए, ठीक है। अब देखिए कैवल्य ज्ञान क्या है, जो अंतिम ज्ञान की अवस्था होती है, ये वो पूर्ण ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया, आप चरम सीमा पे पहुंच गए। यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय का अंतर ही समाप्त हो जाता है और ये ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ज्ञान की चरम सीमा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको इनका सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है। बाकी वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर कवर कराई हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अब उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो जैन दर्शन से संबंधित हैं। इसमें कुछ आपकी विशेषताएं इसमें बताई गई है सिद्धांत के रूप में। तो इसमें देखिए अनेकात्मवाद, यहाँ पर भौतिक तत्वों के बारे में बात की गई है कि कई तरह के यहाँ पे अनेकों तत्वों की बात की है, ठीक है। जैन दर्शन में अनेकात्मवाद, अनेक तत्वों, जैविक और भौतिक तत्वों की, अनेक तरह के तत्वों की बात की है, ठीक है। ये हो गया अनेकात्मवाद। ईश्वर के विषय में अविश्वास, आपको पता है ना हमारे भारतीय दर्शन में 2 तरह के हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। तो इसमें ये क्या हो जाता है, जैन धर्म ईश्वर जो है, यहाँ के दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। 3 तरह के इसमें आते हैं, है ना, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो उनके अनुसार संसार वास्तविक है और इसका कभी विनाश नहीं होता है। 6 द्रव्यों का समुदाय बताया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सभी क्या है, शाश्वत और नित्य हैं, है ना। ऐसा कहा गया है। ईश्वर के विषय में अविश्वास, ईश्वर को नहीं मानते हैं। 5 महाव्रत आपको याद रखने हैं, सत्य, अहिंसा, हस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना, इनका पालन करना चाहिए। त्रिरत्न, ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा। इनमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और पूछेगा कौन सा नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति के साधन है। बंधन और मुक्ति के बाद, बंधन और मुक्ति किस तरह होगी, जैन दर्शन के अनुसार क्रोध, लोभ, मोह और जो अहंकार है ना, कषायों की बात की गई थी, वही बात हो रही है। जो यहाँ पर बंधनों से मुक्त होना रहता है, इन्हीं जो कषाय हैं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, है ना, तो इनको क्या है, इनके बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि इसमें आप बंधे रहते हो तो आप बुरे कर्म करते हो, कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसी तरह से बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है, ठीक। जीव अजीव की बात की है। जैन दर्शन मुख्यतः 2 तत्वों जीव और अजीव में विश्वास करता है। दोनों ही शाश्वत, अनंत और अनादि हैं, इनसे मिलकर जगत बनता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि इनसे अब संभावना है कि क्वेश्चन आ सके, है ना, आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं। तो आप जैन दर्शन में देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी एक क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से देखिए सुख दुख का अनुभव होता है। अजीव अवस्था को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है ना। तो यहाँ पे पुद्गल की बात की है किसमें, जैन दर्शन में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है। पाठ्यक्रम के बारे में बात हो रहा है। ऐसे ही आपसे कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं पाठ्यक्रम से संबंधित है, ठीक है, किसी भी अलग शिफ्ट में पूछा है कि पाठ्यक्रम से संबंधित है या शिक्षण विधियों से संबंधित है, ये किस में आएगा। तो आपको ये ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। इसमें देखिए तत्व मीमांसा है जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, सत्ता मीमांसा है, ठीक है, सत्ता मीमांसा को सत्ता ही कहा है, ज्ञान मीमांसा एपिस्टोमोलॉजी और मूल्य मीमांसा आपकी, है ना। तो यहाँ पर ये आपकी हो जाती है मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा। और तो देखिए तत्व मीमांसा क्या है, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान होता है। ज्ञान मीमांसा में मानव बुद्धि और ज्ञान के साधन, ज्ञान के प्रमाण, इन सब की बात की जाती है, ठीक है। ये ज्ञान मीमांसा, जितने भी बुद्धि से संबंधित चीजें होंगी वो आपकी ज्ञान मीमांसा में आएंगी। सृष्टि संबंधी तत्वों की बात होगी वो तत्व मीमांसा में आएंगी, ठीक है। बहुत मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ ताकि चीजें आपको पता रहे, कुछ तो याद रहे अगर एग्जाम में आ जाता है। मूल्य मीमांसा मानव जीवन के आदर्शों और उसके मूल्यों की बात होती है, ठीक है। सत्ता मीमांसा ऑन्टोलॉजी या इसी को वस्तु मीमांसा कहते हैं,
ये अस्तित्व या वास्तविकता के दर्शन का बोध कराता है, ठीक है, सत्ता मीमांसा जो कि वास्तव में है, ठीक है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम की जो रणनीतियों के बारे में बात हो रही है ना, यह आपका आ जाता है ज्ञान मीमांसा में, ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी में आ जाता है। तो इसलिए इनको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्गों में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान का आधार है। तो अब इसमें अष्टांगिक मार्ग आपको पता होना चाहिए। देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये बताए गए हैं 8 मार्ग हैं। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति और दुखों के निवारण के लिए अष्ट मार्ग के अनुसरण की शिक्षा दी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग भी कहते हैं। कभी मध्यम मार्ग से नाम आ जाए तो अष्टांगिक मार्ग की ही बात हो रही है, ठीक है। इसके अनुसार मनुष्य को ना तो कठोर तपस्या व कठिन व्रत से शरीर को कष्ट देना चाहिए, ना ही सांसारिक सुखों में लीन रहना चाहिए। इन अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। सम्यक दृष्टि, इनका भी क्रम जरूर याद रखिएगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक भाव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब जो क्वेश्चन में आपको कह रहा है ना, इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इसलिए क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है और सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि में क्या कहा है, मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञान है, और भौतिक सुखों में ही उसकी आसक्ति रहती है और मनुष्य क्या है, दुखी रहता है। वो अपने कर्तव्य बोध से मतलब जान ही नहीं पाता है और भौतिक सुखों में ही वो लीन रहता है, तो वो दुखों का कारण बनता है ना, दुखी रहता है। ये हो जाती है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प क्या है, जब सत्य ज्ञान हो जाता है, सत्य ज्ञान होने के बाद ये दूसरी आवश्यकता है कि आपको सत्य का बोध हो गया और सत्य के आधार पर ही चलने का दृढ़ निश्चय लिया जाए। तो ये सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अच्छा, तो ये हो जाता है। उसके बाद बौद्ध दर्शन में आपका क्वेश्चन एक और बनता है 4 आर्य सत्यों से, है ना। 4 आर्य सत्य क्या क्या है, जीवन दुखों से पूर्ण है, इन दुखों का कारण क्या है, विद्यमान है, दुख समुदाय जिसको कहते हैं, इन दुखों का अंत संभव है, तीसरा हो गया, दुख निरोध की बात की गई है, दुख निरोध गामनी है ना, इन दुखों के अंत का उपाय है जिसको निर्वाण कहा है। तो इस तरह से ये 4 आर्य सत्य, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस में देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा दी है मैंने। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्या है, मैच द लिस्ट, आपको मैचिंग करने के लिए भी ऐसे आ जाता है। अब इसमें आपको चारों, जब इनके फिलॉसफी के जितने भी स्कूल्स हैं ये पता होंगे तभी आप कर पाओगे, है ना। शिक्षक की भूमिका के बारे में बताया है और चिंतन का पाश्चात्य दर्शन कि दर्शन के अकॉर्डिंग शिक्षक का रोल क्या होगा, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए आदर्शवाद की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है ना आपका, ये जो है ये थर्ड से रिलेट करेगा। हमेशा आदर्शवाद की बात की गई है, टीचर जो है आदर्श होना चाहिए। यथार्थवाद में क्या कहा है, ज्ञान संचरण की, है ना। यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ पे वैज्ञानिक विधि को ज़्यादा ये मानता है, तो ज्ञान संचरण की बात होती है। प्रयोजनवाद में क्या हुआ, प्रयोजनवाद यहाँ पर देखिए समस्या की स्थिति में परामर्शदाता। प्रयोजनवाद क्या है, यहाँ पर प्रयोजन की बात करता है ना, प्रयोग की बात करता है। अस्तित्ववाद में क्या होता है, यहाँ पर इसमें आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्राप्त करना है, ठीक है, अस्तित्व की बात होती है। तो इस तरह से ये रिलेट करने हैं। अच्छा, और जब भी आप इस तरह से बनाएं ऑप्शन, बहुत जो आपको पहले आता हो उस तरह से उसको कॉन्फ़िगर किए और फिर जो है आप दूसरे जो है ऑप्शन को मैच करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है एलिमिनेट कर पाएंगे। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में इस्लामी परंपरा किन मूल्यों के निर्माण पर बल देगी। इस्लामी परंपरा में क्या था, इस्लाम धर्म में जन्म से मरण तक ही संस्कारों का वर्णन है ना। कई तरह के संस्कार बताए हैं, ये आपने पढ़ा है और मैंने भी इस्लाम धर्म में बना रखा है वीडियो, है ना। उसके बाद देखिए कुरान शरीफ, इनका जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा है, इनकी जो पुस्तक में दिए गए नैतिक नियमों के पालन का मार्ग बताया है, मतलब यहाँ पे अनुशासन में रहने की बात हुई है। तो इस तरह से जो ये बात होती है विनयशीलता और आपकी अभिजात वर्गीयता, ये आपके मूल्यों के निर्माण पर बल देगा, है ना। तो इस तरह से यह इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें क्योंकि अभी आगे भी और भी क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने लाइक तो किया नहीं होगा, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अब देखिए अब आपके कुछ एजुकेशनल थिंकर्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, विचारकों, शिक्षा शास्त्रियों से संबंधित। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों या विचारकों में निम्न किसने वेदांत दर्शन से काफ़ी कुछ ग्रहण किया। तो अब इसमें देखिए वेदांत दर्शन की बात जब होती है तो स्वामी विवेकानंद,
नव्य वेदांत की बात इन्होंने कही थी। अब देखिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन से बहुत कुछ ग्रहण किया है ना। तो इसमें इन्होंने इनके शिक्षा दर्शन का आधार क्या है, भारतीय वेदांत और उपनिषद ही रहे, ठीक है। और इन्होंने दो तरह से अपने जो है दृष्टि को, लौकिक दृष्टि से इन्होंने जो नारा दिया, इसके अनुसार उन्होंने कहा हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो। यहाँ इन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की थी, है ना, इसकी बात, मनुष्य के निर्माण की शिक्षा। ये भी कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने कहा था, क्योंकि जो थिंकर्स ने अपनी अपनी फिलॉसफी में कहा उसमें कुछ खास वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने, ठीक है। इस तरह की शिक्षा लौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा, ऐसा नारा दिया। इस प्रकार की शिक्षा को मनुष्य के निर्माण, मैन मेकिंग एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने अंदर छिपी आत्मानुभूति को ही पूर्णता मानते थे, ठीक है, आत्मानुभूति की पूर्णता, ऐसा इनका उद्देश्य था। पारलौकिक दृष्टि से इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है ना। इनकी दृष्टि से जो शिक्षा ये दोनों कार्य करती है वही वास्तविक शिक्षा है, ठीक है। तो मैन मेकिंग एजुकेशन का जो फंडा था ये इन्होंने ही दिया था वेदांत दर्शन में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का अत्यधिक योगदान है। तो इन्होंने महिला शिक्षा के बारे में बात की। यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं थिंकर्स से, आपकी या तो पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है या फिर ऐसे ही कि किस क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। यहाँ पर जब आपके एजुकेशनल सोशियोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप ऑप्शन में से सही चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए सामाजिक परिवर्तन का विरोध की बात की है। सामाजिक परिवर्तन का विरोध कहाँ पे होगा, जहाँ की चीज़ें नहीं होने देना, है ना। तो इस तरह से सांस्कृतिक जड़ता, जो चीज़ पहले पारंपरिक तरीकों से लोग जुड़े हुए थे उन्हीं में रहना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, तो ये हो जाती है सांस्कृतिक जड़ता, कल्चरल इनर्शिया। उसके बाद यहाँ पे फियर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते हैं, है ना। जो है जैसा है उसी पे चल रहा है, उसी ढर्रे पे चल रहा है, कई जगह ऐसा भी है, ठीक है। डिग्री ऑफ आइसोलेशन, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सामाजिक परिवर्तन का विरोध करती हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डिजिटल संस्कृति को परिभाषित करता है। डिजिटल संस्कृति आजकल हर जगह, कोई भी आप काम करते हो तो क्या है, आप अपने गैजेट्स का ही यूज़ करते हो। मैक्सिमम चीज़ें, कुछ पढ़ना है, कोई चीज़ ढूंढना है, यहाँ तक कि अगर आप रेसिपी बना रहे हो तो भी क्या है, यूट्यूब पे सर्च करते हो। तो डिजिटल संस्कृति को क्या प्रभावित करता है, मतलब तो इसमें अगर हम बात करें तो लोगों का जीने, काम करने, खेलने और आईसीटी से अधिगम का तरीका, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। खाली विद्यार्थी करते हैं ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थियों का प्रौद्योगिकी सीखने का तरीका, लोगों की स्मार्ट प्रौद्योगिकी से अंतःक्रिया की विधि, कंप्यूटर और मोबाइल, है ना। तो आपको ऑप्शन देख के कुछ चीज़ें आपको क्या है, आपके बेसिक नॉलेज को भी चेक करते हैं, इसीलिए यह सारे क्वेश्चन इस तरह से भी बनाए जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रज्ञात्मक ज्ञान में सहायक होता है ना। अब यहाँ देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा, तो इसमें बात करें तो ये देखिए सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, है ना, ये हो जाता है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय चिंतक ने समग्र शिक्षा की अवधारणा में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर देखिए समग्र शिक्षा की अगर बात की है तो वो किन्होंने की है, ये आपके श्री अरविंदो ने की है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, थोड़ा सा देखिए, इन्होंने एक ऐसी शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य का भौतिक और प्रामाणिक, मानसिक, है ना, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक, मतलब सर्वांगीण विकास करे, इसके लिए इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षा को इन्होंने इसकी बात की है, ठीक है। तो इसी को इंटीग्रल एजुकेशन या आपकी संपूर्ण शिक्षा या आपकी इन्होंने कहा है समग्र शिक्षा, ठीक है, 2-3 नाम है, इंग्लिश में इंटीग्रल एजुकेशन कहते हैं। तो इस तरह से इनके शब्दों में शिक्षा मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है, इसी को इंटीग्रल एजुकेशन कहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट है। इसमें कौन सा दर्शन शास्त्र निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र का कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता? मतलब दर्शन शास्त्र का कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता है, वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है? वैदिक अथॉरिटी में क्या था आपके, जिसमें कि ईश्वर को मानने की बात की थी, है ना, वेदों को मानने की बात। तो इसमें देखिए जो आपकी यहाँ पर आपका जो दर्शन था किस तरह से वर्गीकरण था, दर्शन का वर्गीकरण था आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, ईश्वरवादी और यहाँ पर जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। तो आस्तिक में क्या थे, वेदों पे आधारित और षड दर्शन, वेदों पे आधारित कर्मकांड मीमांसा और ज्ञान कांड वेदांत, है ना। षड दर्शन में जो आप 6 पढ़ते हैं, जो आप इसमें भी पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में, है ना, इंडियन लॉजिक में आप पढ़ते हो, ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और अद्वैत दर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ते हो। और नास्तिक में क्या पढ़ते हो, चारवाक, बौद्ध और जैन, नास्तिक में हो गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को, तो देखिए सांख्य, न्याय, वैशेषिक तो षड दर्शन में आ गए। जो चारवाक दर्शन है ये जो है वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानता, रिजेक्ट करता है। अब देखिए चारवाक दर्शन है ना, ये क्या है, इसे लोकायत इस नाम से भी जानते हैं या चारवाक के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन का एक ऐसा विद्यालय जिसे भौतिक और नास्तिक परंपरा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आत्मा, पुनर्जन्म और दिव्य संस्थाओं में अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये सब ईश्वर से संबंधित चीज़ों को नहीं मानता है। ज्ञान के एकमात्र वैध साधन के रूप में अनुभवजन्य साक्ष्य और धारणा पर जोर देता है। इसका जो मुख्य रूप से आनंद की खोज और इस विश्वास से जुड़ा है कि आनंद ही सर्वोच्च अच्छाई है ना, और भारतीय दर्शन में गैर वैदिक विचारधाराओं में से एक है। मतलब जो चारवाक दर्शन है ना आपका, सुखवादी दृष्टिकोण को महत्व देता है। इसमें कहा कि आनंद की खोज और दर्द से बचाव, मतलब यहाँ पर कोई भी दुख की बात मत करिए, ऐसे मार्गदर्शन को इन्होंने अपनाया, ठीक है। चारवाक दर्शन को अपने भौतिकवादी रुख और आध्यात्मिक अवधारणाओं को न मानने के कारण कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, है ना, क्योंकि एक तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, फिर सुखवादी दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण मतलब भौतिक सुख को ही पाने की इसकी जो है आकांक्षा रहती है। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा आलोचना भी की गई, ठीक है। तो ये हो गया चारवाक दर्शन, जिसको अगर लोकायत नाम से जाना जाए तो भी आप समझिएगा चारवाक दर्शन के नाम की बात ही हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट भी जो हो सकता है परीक्षा में पूछे जाएं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सारी यूनिट्स का रिवीजन कर लेंगे और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी तैयारी आपकी अच्छी ही चल रही होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और पेपर 1 की जितनी वीडियोस हैं आप लोग देख लीजिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।